हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज है 2 अप्रैल 2023 और 2 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इन सभी प्रश्नों का सही सही आंसर क्या होगा, जिसमें आपके हिस्ट्री के प्रश्न हैं, करंट अफेयर के हैं, स्टैटिक जीके है और हिंदी है, कंप्यूटर है और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम सभी प्रश्नों का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है सौरमंडल का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। तो अर्थात यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका नृत्य से आया है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, हमको दो नृत्यों के बारे में बताया गया है, इसलिए हमने दोनों का एनालिसिस किया है जिससे आपको परेशानी न हो। तो देखिए, यदि भारतनाट्यम पूछा गया था तो भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह जो है भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देववासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया। यदि भारतनाट्यम आया था तो यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अर्थात तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिए बताया गया है, एक बताया गया है सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, और यदि सत्रिया पूछा गया था तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम। दोनों में से जो भी प्रश्न पूछा गया था आप उसको अपने हिसाब से देख लें, इसलिए हमने दोनों प्रश्नों को करवा दिया जिससे कि आपका प्रश्न छूटने ना पाए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमी इंटेलिजेंट यूनिट जारी करता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्रिकेट से था कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था, या फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया था, 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसके किसके मध्य में हुआ था। तो देखिए, T20 2022 का वर्ल्ड कप जो है ये इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था, और इसमें विजेता टीम कौन रही है, तो इंग्लैंड रही है, और ये उपविजेता पूछा जाए तो पाकिस्तान रहा है। ठीक है, इंग्लैंड जो है इसमें विजेता टीम रही है 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था उसका आप राइट आंसर देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था, वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की किस महिला को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की किस महिला को शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वीना नायर को। वीना नायर जी को ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कबड्डी से था। हाल ही में प्रो कबड्डी का खिताब किसने जीता है। हाल ही में प्रो कबड्डी हुआ है जिसका खिताब जो है जयपुर पिंक पैंथर टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जयपुर पिंक पैंथर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बांध से बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप जरूर देखिए, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते हैं। ये बांध जो है 4 राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न था आपका, राष्ट्रपति को वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति को वीटो पावर का अनुच्छेद जो है ये 201 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति को वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 201 के तहत, यानी राइट आंसर आपका क्या है, अनुच्छेद 201। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल जो है ये 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखिए। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि भारत और किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग जो है वो अस्थायित्व संकट से है, तो वहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और इसको सिर्फ और सिर्फ कौन, राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न आया होता है, मिहिर भोज किस वंश का शासक था। मिहिर भोज के बारे में पूछा गया है, तो मिहिर भोज जो है ये प्रतिहार वंश का शासक है। मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, इनमें से कुतुब मीनार का आधार और ऊपरी मंजिल किसने बनवाई। देखिए, इसके बारे में 2 प्रश्न बताया गया है। एक तो ये प्रश्न था कि इनमें से कुतुब मीनार का आधार और ऊपरी मंजिल किसने बनवाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस कुतुब मीनार की जो
आधार रखा गया था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। लेकिन दूसरा प्रश्न इसी में बनता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था और इसको किसने संपूर्ण करवाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत यानी इसकी जो स्थापना की गई थी या फिर इसको जो है आधार दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया था, जबकि इसे पूरा उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने करवाया था। यदि आपसे पूछा गया है कि पूरा किसने करवाया तो इल्तुतमिश राइट आंसर होगा, और यदि पूछा जाए आधार किसने बनवाया तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो आपके प्रश्न में आया था उसको आप देख लीजिए, क्योंकि हमको 2 प्रश्न दिया गया था 2 भैया बहनों द्वारा, तो इसलिए हमने दोनों को करा दिया है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका होता है नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए यह तो आपके ऑप्शन में होगा 2.2, यह तो 2.2 दिया गया होगा, और ये तो 2 दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ 2। नींबू का पीएच मान 2 होता है, और यदि आपके प्रश्न में 2 ना देकर 2.2 दिया है तो 2.2 राइट हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कि जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो देखिए अम्ल जो है वो 7 से कम होता है, क्षार जो है वो 7 से अधिक होते हैं, यानी 7 न होकर 8, 9, 10, 11 होंगे, और अम्ल जो है 7 न होकर 6, 5, 4, 3, 2, 1 होंगे। और जो लवण होता है यानी उदासीन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इस प्रकार नींबू का पीएच मान या तो 2.2 या फिर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए व्यंजक चूर्ण का यदि रासायनिक सूत्र पूछा गया था तो इसका राइट आंसर है CaClO। ठीक है, Ca ब्रैकेट में ClO। नेक्स्ट प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। देखिए यदि रतौंधी पूछा गया था, रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न को एक और बना था इसमें, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। हमको दोनों प्रश्न प्राप्त हुआ है तो इसलिए हमने दोनों का एनालिसिस करा है। यदि रिकेट्स पूछा गया था तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आया था पीतल किसकी मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तांबा और जस्ते का। ठीक है, पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। और यदि ये प्रश्न था कि तांबे के बर्तन किस धातु से मिलकर बने होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट होगा तांबे और जिंक से। तांबे के बर्तन किस धातु से मिलकर बने होते हैं, तो तांबे और जिंक से, क्योंकि हमको दोनों प्रश्न मिला था इसलिए हमने दोनों का एनालिसिस करा है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यह आपका जो है रीजनिंग में प्रश्न बना था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप देख सकते हैं बृहस्पतिवार था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। और यदि आपको इसको जीके में पूछा जाए या किसी और में, तो 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। और ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इस प्रकार जो है 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आया था आपका अगला प्रश्न देखिए आपका आया हुआ था इनमें से जाइलम का क्या कार्य है। इनमें से जाइलम का क्या कार्य है, तो देखिए जल और खनिज का कार्य है। इनमें से जाइलम का क्या कार्य है, जल और खनिज को पहुंचाना। ठीक है, और यदि पूछा जा गया था कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य देखिए, तो जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो पौधों के हरे भागों से पौधों के बाकी हिस्सों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को स्थानांतरित करता है। यदि आपके प्रश्न में जाइलम और फ्लोएम का कार्य था तो ये हो जाएगा। और यदि पूछा गया था कि जाइलम का सिर्फ कार्य क्या है, तो जल और खनिजों को पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आया होता तरंग दैर्घ्य का विमीय सूत्र पूछा था। तरंग दैर्घ्य का विमीय सूत्र पूछा था, तो तरंग दैर्घ्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0L1T0। ठीक है, m0L1T0। और यदि तरंग का देखिए तरंग दैर्घ्य का होगा तब m0L1T0 होगा। ठीक है, और ये तरंग दैर्घ्य का पूछा गया था तो m0L⁻⁻1 और T0 हो जाएगा। ठीक है, m0L⁻⁻1 और T0 हो जाएगा, जिसमें m द्रव्यमान रहेगा या लंबाई और T समय होगा। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो प्रश्न आया हुआ था उसका आप राइट आंसर देख लेंगे, क्योंकि हमको एक एक प्रश्न को दो टाइप से बताया गया, इसलिए हमने दोनों का एनालिसिस कराया जिससे आपको समझने में कोई परेशानी न हो। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। देखिए आपका कंप्यूटर का प्रश्न था कि EEPROM का फुल फॉर्म क्या है। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले समझिए यह सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप का एक रूप है। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप का एक रूप है जो कई वर्षों से उपयोग में है। और आद्याक्षर EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली
इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यह इसके संचालन के तरीके से जानकारी देता है। EEPROM गैर परिवर्तित मेमोरी का एक रूप है जहां डेटा को अलग अलग बाइट्स को मिटाया जा सकता है और फिर से जोड़ा जा सकता है। तो अर्थात EEPROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आया हुआ था, फिर से फुल फॉर्म शायद पूछा गया था आपके प्रश्न में कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। चाहे रैम का पूछा हो या CPU का पूछा हो या रोम का पूछा हो या फिर PROM का पूछा हो या फिर EPROM का, तो देखिए अगर रैम का पूछा है RAM का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, या CPU का पूछा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यदि रोम का पूछा है तो रीड ओनली मेमोरी होगा, और यदि PROM का पूछा है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यदि EPROM का पूछा है तो क्या हो जाएगा, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो शायद आपके प्रश्न में ये वाला पूछा गया था या फिर ये पूछा गया था, रैम या EPROM पूछा गया था। तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और EPROM का इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमको जितना भी प्रश्न मिल सका था हमने सेकंड शिफ्ट में सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया गया है। यदि हमारे द्वारा कोई भी बताया गया प्रश्न गलत हो तो आप इसको सही प्रश्न को कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको उसका सही आंसर बता सकते हैं। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।